अब हम देखेंगे कि आपके जो 2-2 नंबर के 10 प्रश्न परीक्षा में आएंगे, उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं, इनको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। कम से कम 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्न तो आपको वहाँ पे ये मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला प्रश्न आपका ये बन सकता है कि रीतिकाल जो है, आपके रीतिकाल से संबंधित प्रश्न पेपर है, जो प्रश्न पत्र आएगा वो रीतिकाल से संबंधित आएगा। तो उसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रीतिकाल जो है उसकी समय सीमा जो है वो क्या निर्धारित की गई है, क्या बताई गई है। तो हम देखते हैं कि प्रारंभ जो हुआ रीतिकाल का वो 1700 विक्रमी संवत से लेके इसका अंत जो है वो 1900 विक्रमी संवत माना जाता है। पहली तो समय सीमा हो गई। दूसरा आपका प्रश्न रीतिकाल से संबंधित बन सकता है कि रीतिकाल का नामकरण, अलग अलग विद्वान अलग अलग रीतिकाल का नामकरण रखते हैं, तो वह नामकरण क्या क्या है। तो नामकरण में हम देखते हैं कि रीतिकाल के नामकरण में पहला हम देखते हैं कि कलाकाल, कलाकाल रीतिकाल को कौन कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, तो उसका आंसर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। वहीं अलंकार काल किसने कहा रीतिकाल को, तो वो है मिश्र बंधु। फिर हम देखते हैं रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और रीतिकाल को रीतिकाल किसने संबोधित किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये 4 प्रश्न बनने की गुंजाइश है, इनमें से कोई भी एक प्रश्न जो है परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में हिंदी साहित्य में बांटा गया है। तो 3 काव्य धाराओं में जो बांटा गया है, इन 3 काव्य धाराओं में बांटा गया, तो ये पहले तो प्रश्न ये बन सकता है कि रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में किसने बांटा है, तो उसका आंसर होता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और उसके बाद देखते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन 3 काव्य धाराओं को क्या नाम दिया। एक तो कहा रीतिबद्ध काव्य धारा, एक रीति सिद्ध काव्य धारा और एक रीति मुक्त काव्य धारा। इतने प्रश्न के बाद में आपके सिंगल प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी आया है कि आपको ऐसे पूछ लिया जाता है सिंपल कि रीति काल में जो रीतिबद्ध काव्य धारा है वो किसे कहते हैं। तो रीतिबद्ध काव्य धारा में वे कवि आते हैं जिन्होंने संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ है, उन लक्षण ग्रंथों के नियमों को आधार बनाकर जो रचनाएं लिखी, तो वो कवि कौन कहलाए, रीतिबद्ध कवि कहलाए। आप लोगों को वैसे पता है कि हमारी हिंदी जो है वो हिंदी भाषा संस्कृत से होती हुई एक विकसित क्रम में हिंदी के रूप में विकसित हुई है। और हम देखते हैं कि रीतिकाल जो है, उस रीतिकाल में जो ग्रंथ लिखे गए, जो कविताएं लिखी गई, उन कविताओं को कुछ नियमों से को आधार बनाकर, नियम क्या, संस्कृत के काव्य ग्रंथ कौन से होते हैं, जैसे अलंकार ग्रंथ है ना, काव्य शास्त्र का रस सिद्धांत, रस सिद्धांत के अलावा रीति, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद इत्यादि जो है, उन नियमों से एक कोई कविता जो है वो कवि लिखता है। तो उन नियमों को किसने अनुकरण करके सीधी सीधी कविताएं लिखी, वो तो थे रीतिबद्ध। और संस्कृत के उन नियमों की सीधी सीधी परंपरा से न जुड़ के जब उन्होंने काव्य रचना की और उसके अंदर स्वतः वो रचनाओं में नियम जो है, लक्षण ग्रंथों के नियम स्वयं सिद्ध हो गए, तो वो कविता या कवि कौन कहलाए, रीति सिद्ध कवि कहलाए। और वहीं रीति मुक्त मतलब इन दोनों में जो कवि थे जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का सीधा सीधा प्रयोग करके कविता लिखी या किसी की जो है वो कविता में स्वयं सिद्ध हो गई, तो वो तो रीतिबद्ध रीति सिद्ध कहलाए। लेकिन इन दोनों परंपराओं से मुक्त होकर स्वच्छंद रूप से जो रचना करते हैं, वो रचना करने वाले कवि कौन कहलाए, रीति मुक्त कवि कहलाए। ये थी इनकी परिभाषाएं। तो सिंपल रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त की परिभाषाएं आपके परीक्षाओं में देखी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा 2 नंबर के प्रश्नों में क्या बन सकता है। वो बन सकता है कि जो रीतिकाल है, उस रीतिकाल के आश्रयदाता, मतलब ये जो कवि आपके टोटल सिलेबस में जो अभी आपके पाठ्यक्रम में कवि लगे हुए हैं, टोटल 8 कवियों के बारे में चर्चा है। उन 8 कवियों में से हम देखेंगे कि प्रश्न 2 नंबर में ये भी आ सकता है कि केशव दास, जो आपको भी पता है कि रीतिकाल की एक विशेषता है दरबारी संस्कृति। दरबारी संस्कृति का मतलब क्या होता है कि किसी न किसी राजा अर्थात दरबार में, किसी के दरबार में राजा के आश्रय में रह के जिस कवि ने रचना की, वो कौन कहलाए, दरबारी कवि कहलाए। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल में केशव दास जो है वो किसके आश्रय में रह के कविता लिखते हैं, ओरछा महाराज इंद्रजीत सिंह। ऐसे प्रश्न 2 नंबर का बन सकता है कि केशव दास किसके आश्रयदाता कवि थे, तो इंद्रजीत सिंह के थे। ऐसे ही बिहारी किसके कवि थे,
तो थे जयपुर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह के। वही देव किसके कवि थे? तो राजा भोगीलाल के। वैसे तो देव हिंदी साहित्य में रीतिकाल में ऐसे कवि थे जो एक से अधिक राजाओं के आश्रय में रहे थे, लेकिन सबसे प्रिय इनके जो राजा थे वो थे राजा भोगीलाल। फिर हम देखते हैं भूषण छत्रपति शिवाजी जो थे उनके आश्रय में रहे थे। घनानंद जो थे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में मुंशी थे। और वहीं आलम जो है जो कवि है वो रहे थे मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम। वहीं पद्माकर कवि जयपुर के राजा नरेश जगत सिंह जो थे, मतलब जयपुर के राजा जगत सिंह के आश्रय में रह के कविताएं लिखते थे। ये तो थी हमारे 2-2 नंबर में प्रश्न बनने की कि किस कवि का कौन दरबारी राजा था जिनके आश्रय में रह के इन लोगों ने अपनी कविताएं लिखी। अब हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बन सकते हैं कि सीधा सीधा आपको 2 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाए कि रीतिबद्ध कवि हिंदी साहित्य में कौन कौन है। तो रीतिबद्ध कवियों के बारे में मैंने आपके सामने नाम लिख दिए हैं। आपके सामने ऐसे आ सकता है कि रीतिबद्ध कवि में से किन्हीं 4 रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखो, तो आप बता दीजिएगा कि केशवदास, पद्माकर, देव, भूषण, मतीराम, चिंतामणि। इन नामों को आप याद कर लीजिए, जिसमें भी आपके सिलेबस में जो लगे हुए हैं वो केशवदास, पद्माकर, देव और भूषण, ये सीधे सीधे आपके सिलेबस में भी है। तो ये चारों कवि कौन है? रीतिबद्ध कवि है। इसके अलावा आपके सिलेबस में बिहारी लगे हुए हैं, वो रीति सिद्ध कवि है, और सेनापति भी एक रीति सिद्ध कवि है। तो 2 आपके रीति सिद्ध कवि लगे हुए हैं। और इसके अलावा रीति सिद्ध कवियों में वृंद का नाम आता है, रस निधि का नाम आता है, पजनेश का नाम आता है और नेवाज का नाम आता है। और रीति मुक्त जो कवि है उनमें 5 नाम देखे जाते हैं, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव, जिसमें से आलम और घनानंद आपके सिलेबस में अभी लगे हुए हैं। तो इस प्रकार आपको ये नाम भी याद होने चाहिए कि रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कवि कौन है या रीति मुक्त कवि कौन है। इनके 4 नाम आप कंठस्थ कर लीजिएगा। हो सकता है आपको परीक्षा में ये 2-2 नंबर के प्रश्नों में देखने को मिले। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो आपके ये जो 8 कवि लगे हुए हैं, इन 8 कवियों से भी कुछ प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं कि 2-2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ अंदाजन कुछ पंक्तियां लिख के इसमें लिखा है जो आपके परीक्षा में मिल सकते हैं। आपको ये कंठस्थ कर लेने हैं। जैसे केशव आपके कवि लगे हुए हैं, तो आपको इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए कि इनका जन्म जो है वो 1555 ईस्वी में हुआ। ये रीतिबद्ध कवि थे, ये भी आपको मैंने बताया। आपको हर कवि की रचनाएं पता होनी चाहिए। मैंने आपको 4 रचनाएं हर कवि की लिख दी है। जैसे केशवदास की रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता, जिसमें भी रामचंद्रिका जो है वो आपके सिलेबस में लगी हुई है। तो आपके सामने अगर व्याख्या में केशवदास से संबंधित कोई व्याख्या आए तो उसकी रचना का नाम आप प्रसंग में या संदर्भ में रामचंद्रिका ही लिखेंगे। फिर हम देखते हैं कि कुछ पंक्तियां से भी 2-2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? देव ने। केशव को कभी हृदय नहीं मिला, ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केशव को भाखा के प्राकृत कवि के रूप में किसने संबोधित किया? तुलसीदास ने। वहीं हम देखते हैं ये जो भाखा के जो प्राकृत कवि कहा, ये एक प्रकार से उनकी कठिन शब्दावली का और उनके ऊपर हास्यपूर्ण व्यंग्य था। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। तो उस तुलसीदास के द्वारा लगाए गए इस कलंक को दूर करने के लिए इन्होंने मात्र 1 रात में केशवदास ने रामचंद्रिका रचना लिखी, जिसमें कम से कम 125 प्रकार के छंदों का वर्णन या प्रयोग किया गया है। इसके कारण केशवदास हिंदी साहित्य के रीतिकाल में बहुत प्रसिद्ध हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें इतने सारे छंदों का प्रयोग है कि इस केशवदास की रामचंद्रिका रचना को आचार्य रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या बोला है? छंदों का अजैबगर। अजैबगर मतलब पिटारा, छंदों का पिटारा। इतने छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार केशव से संबंधित 2-2 नंबर के ये प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने दूसरे कवि जो लगे हुए हैं वो है बिहारी। बिहारी के बारे में हम देखेंगे कि सन 1595 में उनका जन्म हुआ है। ये एक रीति सिद्ध कवि थे। इनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। आपके प्रश्न आ सकता है कि इनकी रचना का नाम बताइए और उसमें कुल कितने दोहे हैं? तो 713 तो दोहे हैं और इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई और एक रीति सिद्ध
कवि है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो कवि आपके सिलेबस में है वो है भूषण। भूषण का जन्म जो हुआ है वो 1613 ईस्वी में हुआ है। एक रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से 3 पाई गई है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इसके अलावा इनका वास्तविक जो नाम था वो तो नाम था घनश्याम त्रिपाठी, लेकिन ये जो भूषण नाम से जाने जाते हैं वो एक उपाधि थी। जो ये उपाधि किसने दी इनको? चित्रकूट के सोलंकी राजा हृदय राम के पुत्र थे रुद्रदत्त। तो 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि भूषण को भूषण उपाधि किसने या किस राजा ने दी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदत्त ने दी। इसके अलावा नेक्स्ट जो कवि आपके आते हैं वो है देव। कवि देव जो है उनका जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ और ये एक रीतिबद्ध कवि है, अर्थात रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आप 4 रचनाएं याद कर लेना, भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, काव्य रसायन और प्रेम चंद्रिका। इनमें से कोई भी आप 4 रचनाएं याद करके चली जाइएगा। अब नेक्स्ट जो आपके कवि आपके सिलेबस में है उनका नाम है पद्माकर। पद्माकर के बारे में हम देखते हैं कि पद्माकर का जन्म सन 1753 ईस्वी में हुआ। ये एक रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इनको भी एक उपाधि प्राप्त हुई है जिनका नाम है कविराज शिरोमणि। कविराज शिरोमणि उपाधि पद्माकर को किसने दी? जयपुर के राजा जगत सिंह ने दी, क्योंकि ये श्रेय इनके आश्रयदाता थे और इन्होंने इनको ये उपाधि प्रदान की। पद्माकर की रचनाओं में है गंगा लहरी, जगत विनोद, प्रताप लहरी और पद्माभरण। इनको अगर प्रश्न आ जाए 2 नंबर में कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल के अंदर त्योहारों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? पद्माकर। वहीं आ जाए कि हिंदी साहित्य में ऋतुओं का कवि किसको कहा जाता है, तो आएगा क्या? सेनापति। सेनापति का नाम आपके आगे सिलेबस में है, अभी देखते हैं। नेक्स्ट आपके कवि है सेनापति। सेनापति जिनका जन्म 1590 ईस्वी में हुआ, उनको रीति सिद्ध कवि भी माना जाता है और उनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, एक कवित रत्नाकर और एक काव्यकल्प द्रुम। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही है कि सेनापति को ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता है, अर्थात इन्होंने अपनी कविताओं में ऋतु वर्णन जो है वो बहुत उत्कृष्ट श्रेणी में किया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आपके सिलेबस में है घनानंद। कवि घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है, जिनका जन्म सन 1690 ईस्वी में हुआ और उनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान सागर है, इश्क लता है, विरह लीला है। इनको हिंदी साहित्य में रीतिकाल का प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। तो 2 नंबर के प्रश्न में आ जाए कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल में प्रेम का पीर के कवि के नाम से किनको जाना जाता है, तो वो नाम है घनानंद। इसके अलावा हम देखते हैं अंतिम आपके कवि लगे हुए हैं, वो है आलम। आलम भी एक रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है और इनकी प्रमुख रचनाओं में आलम केली और सुदामा चरित आपको नाम याद रख लेने हैं। इसी के साथ मुझे यह लगता है कि इनमें से आपके पूरे नहीं तो 8 प्रश्न तो अधिकतर बनने की गुंजाइश है, जो सीधे सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके उपस्थित होती हूँ। नमस्ते।